सर्वोच्च न्यायालय में हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 124(1) के बारे में। अनुच्छेद 124(1) क्या बता रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में उसमें बात की गई थी कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो 1+7 यानी 8 न्यायाधीशों के साथ मिलकर बनेगा, और भविष्य में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जाए तो फिर संसद कानून बना करके संख्या बढ़ा सकती है। और इसका जो आंकड़ा बाद में बढ़ाया गया, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं तो 1+33 यानी 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अगर वर्तमान का आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान का पूछ लिया जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अब इन न्यायाधीशों की संख्या वो कहां से बढ़ रही है, किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, तो न्यायाधीशों की संख्या है वो किसके द्वारा, संसद के द्वारा बढ़ाई सकती है। अब देखिए अगली हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 124(2). अनुच्छेद 124(2) क्या बात कर रहा है, अनुच्छेद 124(2) के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित चर्चा की गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, नियुक्ति का जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, उस प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत किया गया। अनुच्छेद 124(2) ये न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो बातें हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है। अब देखिए नियुक्ति किस प्रकार होती है, तो 1950 से लगा करके 1993 तक के काल को पहले हम जानते हैं, जब कॉलेजी व्यवस्था नहीं थी उससे पहले भारत में किस प्रकार नियुक्ति हुआ करती थी उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले भारत में जो नियुक्ति होती थी उसमें हम बात करें 1950 से 1993 तक भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। यानी 1950 से लगा करके हम बात करें तो 1950 से लगा करके, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुई थी उस दिन उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को। उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी को। लेकिन 26 जनवरी के बाद यानी देश का संविधान लागू हो जाने के बाद से अगर हम बात करें 1993 तक कंटिन्यू जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी वो इसी आधार पर चल रही थी कि मंत्री परिषद सलाह देगी और मंत्री परिषद जिसके नाम देगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। लेकिन वर्तमान में वो सिस्टम नहीं। अब देखिए इसको क्यों बंद किया गया, इसके कारण को समझिए कि मंत्री परिषद है, एक है राष्ट्रपति। अब मंत्री परिषद है नाम देगा किसको, राष्ट्रपति को, कि भाई इस व्यक्ति को क्या बनाना है, न्यायाधीश बनाना है। अब मंत्री परिषद ने जिस व्यक्ति का नाम दिया है और उसके कहने पर राष्ट्रपति क्या बना रहा है, उसे न्यायाधीश बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या वो व्यक्ति सही ढंग से न्याय कर पाएगा, नहीं, क्योंकि वो सरकार का आदमी हो गया। फिर किसका हो गया, क्योंकि सरकार के कहने पर उसकी नियुक्ति हो रही, सरकार ने जिसका नाम दिया वो उस आधार पर नियुक्ति हो रही। अब जो भी निर्णय होंगे उनको सबको सरकार क्या है, प्रभावित कर सकती है। और 1950 से 1993 तक बिल्कुल सरकार ने किया भी है। ऐसे बहुत सारे मामले आए
तब सरकार ने क्या किया, 1950 से लगा करके 1993 तक उन निर्णयों को प्रभावित करने का काम किया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए थे। अब देखिए भारतीय संविधान के अंदर हम बात करें तो अनुच्छेद 50 एक बात कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का काम करेगा। राज्य जो न्यायपालिका है हमारी, उनको कार्यपालिका से अलग करने का काम करेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शायद आपने पढ़ा होगा, पढ़ा, मैंने पढ़ाया था आपका अनुच्छेद 50, जिसमें एक बात लिखी गई थी कि राज्य है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। और भारतीय संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ा, उस समय मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को ग्रहण किया गया। भारत में न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी। ये प्रावधान, ये जो स्रोत है, ये हमने कहां से ग्रहण किया है, तो ये हमने ग्रहण किया है अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहां से ग्रहण की है, अमेरिका से ग्रहण की है। अब देखिए वर्तमान में भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है बिल्कुल, लेकिन उस समय क्या हो रहा था, न्यायपालिका अधीन थी किसके, सरकार। इससे हमारे को पता चल रहा है कि न्यायपालिका किसके अधीन थी, सरकार के। क्यों थी सरकार के, क्योंकि जो न्याय करने के लिए न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के कहने पर राष्ट्रपति करता था। सरकार के द्वारा जिनका नाम दिया जाता था, उन्हीं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ऐसी स्थिति में ऐसे कई मुकदमे होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वो निर्णय हमेशा सरकार के पक्ष में जाया करते थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक याचिका लग जाती है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 50 के तहत लगाया जाता है। याचिका लगाई जाती है कि अनुच्छेद 50 ये कह रहा है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है, एक साथ जुड़ी हुई, क्योंकि कार्यपालिका में कौन आती है, मंत्री परिषद आती है। ये कार्यपालिका का हिस्सा, जब कार्यपालिका मैंने पढ़ाया आपको उस समय बताया था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, ये कार्यपालिका में आते हैं। अब मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। जबकि अनुच्छेद 50 ये कह रहा है कि कार्यपालिका यानी सरकार है, राज्य है, वो क्या करेगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेगा, इनके बीच में कोई संबंध नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद 124 है, 2 कह रहा है कि इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को नाम कौन देगा, तो मंत्री परिषद। तो ऐसी स्थिति में ये पृथक तो हुए नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हो गए, दोनों आपस में जुड़े हुए हो गए। जब कोर्ट के अंदर याचिका जाती है तो कोर्ट इसके ऊपर फैसला करती है, और 1993 में फैसला आता है और कोर्ट के द्वारा निर्णय आता है कि अब सरकार के कहने पर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी। सरकार जिसे चाहेगी उस न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होगी। अब न्यायाधीश की नियुक्ति के तरीके को बदल दिया गया। 1993 तक तो इस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, लेकिन उस याचिका के बाद अनुच्छेद 50 को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिल्कुल ये बात सत्य है और सरकार हस्तक्षेप भी करती है। ऐसी स्थिति में अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें सरकार को बिल्कुल अलग रखा जाए, और उस स्थान पर कि भाई सरकार को अलग रख दिया जाए तो फिर किस तरीके से नियुक्ति की जाए, तो एक समिति बनी जाए और उस समिति के द्वारा जो नाम दिया जाएगा राष्ट्रपति उन्हें क्या करेगा, नियुक्त करेगा। और उस समिति का नाम क्या रखा, कॉलेजियम, कॉलेजियम समिति या कॉलेजियम पद्धति कहते हैं। कॉलेजियम पद्धति यानी इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वो नाम देंगे कि भाई इस न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके नाम राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे और राष्ट्रपति क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा। इस आधार से अनुच्छेद 50 की पालना हो जाएगी, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगा। इसमें फिर कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब जो न्यायाधीश जब स्वतंत्र रूप से चुने जाएंगे, सरकार के द्वारा उनके नाम नहीं आएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो कई बार सरकार के खिलाफ भी निर्णय दे सकते हैं। इससे जो हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से ग्रहण की है वो भारत में सुचारू रूप से हो सके। इसी आधार पर 1993 के अंदर कॉलेजियम पद्धति आती है। अब देखिए आगे, पहले तो क्या होता था, मैंने समझा दिया आपको कि 1950 से 1993 तक भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर होती थी, तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए 1993 के बाद में प्रक्रिया बदल दी जाती है। 1993 के बाद में किस तरीके से नियुक्ति होती है,
1993 के बाद में कॉलेजियम पद्धति आई। कॉलेजियम पद्धति आ गई। अब देखो मूल संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख था नहीं, और बाद में जब इसको शामिल किया गया तो संविधान में कोई संशोधन भी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में संविधान में इस कॉलेजियम पद्धति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह पर की जाएगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया। लेकिन व्यवहारिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। अब कॉलेजियम पद्धति क्या होती है? तो कॉलेजियम पद्धति के अंदर एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम पद्धति के अंदर क्या होगा कि इसमें 5 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। अब इन 5 में से कौन कौन होंगे ये भी चीज 1993 में स्पष्ट कर दी गई। तो इन 5 में से एक व्यक्ति होगा, वो तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो भी उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो एक इसका भाग होगा, और वो ही इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ध्यान रखो, वो क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके अलावा 4 क्या होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। 4 क्या होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इसके भाग होंगे। तो ये क्या होंगे? चारों, ये चारों होंगे सदस्य इसके। तो टोटल 5 सदस्यीय ये कमेटी होगी। ये कमेटी क्या करेगी? नाम देगी। इस कमेटी के द्वारा जिसका नाम दिया जाता है राष्ट्रपति उसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ये प्रावधान 1993 के अंदर कर दिया गया कि राष्ट्रपति अब क्या करेगा? मंत्री परिषद के आधार पर बहुत नियुक्तियां कर दी, लेकिन अब नियुक्तियां नहीं होगी। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक होगी, दोनों का आपस में जुड़ाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि अब इनकी नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के आधार पर होगी। यानी एक समिति होगी जिसके अंदर 5 मेंबर होंगे, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसके सदस्य होंगे। ये पांचों ही मिलकर के जिसका नाम देंगे राष्ट्रपति उसे क्या करेगा? नियुक्त करने का काम करेगा। अब क्या हुआ? 1993 के बाद इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उन्नीस सौ 93 तक तो मंत्री परिषद की सलाह पर होती थी, लेकिन 1993 के बाद में कॉलेजियम पद्धति के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति इस कॉलेजियम पद्धति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मैंने केवल प्रश्न ये पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। फिर कौन सी पद्धति की सिफारिश मत करेगा? कॉलेजियम। तो सर्वोच्च न्यायालय वालों के लिए, सर्वोच्च न्यायालयों के लिए कौन सी होगी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय टोटल 25 है भारत के अंदर, उन 25 के 25 न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 25 न्यायालयों में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन कॉलेजियम के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय के, अपने पढ़ा की कॉलेजियम पद्धति के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उसकी सिफारिश पर। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो कौन सी पद्धति का प्रयोग होता है? बताइए।
ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं। कॉलेजियम पद्धति, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2015 के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के आधार पर करेगा। बहुत अच्छा आंसर उनका। देखो तो पहले इतनी देर पहले कह देते, इतनी देर हड़बड़ाहट रहेगी, बताए या नहीं बताए। मन में ऐसा विचार आ रहा था, मतलब शब्द आ रहे थे लेकिन उनको कंट्रोल रोक रहे थे कि भाई कहीं गलत नहीं होगा। अरे गलत होगा और क्या होगा, तो होगा तो गलत और क्या होगा, कोई फांसी तो होगी नहीं आपको, भाई गलत बता दिया फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल बताना चाहिए, अंदर दबा के आंसर को कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर है। कॉलेजियम पद्धति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनकी नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के आधार पर ही होती है। आगे से ध्यान रखना, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा दोनों की, लेकिन किस पद्धति के आधार पर करेगा? कॉलेजियम पद्धति के आधार पर। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1993 से पहले भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 1993 से पहले भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? ये प्रश्न राष्ट्रपति करता था। और किसकी सिफारिश पर करता था? मंत्री परिषद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस तरीके से जवाब आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो 1993 से पहले की बात है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में सेम सिस्टम था। सर्वोच्च न्यायालय में भी मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा था, और उच्च न्यायालय में भी मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर रहा था? नियुक्ति कर रहा था। 1993 के बाद में कॉलेजियम पद्धति आ गई, और कॉलेजियम पद्धति के आधार पर अब तक जो नियुक्तियां हो रही है कॉलेजियम पद्धति के आधार पर हो रही है। और ये कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी राष्ट्रपति करता है। अब देखिए आगे आता है 120 जो संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। उसके बारे में इससे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि उसके बारे में आपको समझाऊं। इस चीज को हटाने तो सरकार लेकर आई थी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं तो 1993 तक तो क्या था? मंत्री परिषद की सिफारिश पर। 1993 के बाद में 2013 तक की बात करें तो 2013 तक इनकी नियुक्ति किस आधार पर होती थी? इनकी नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के आधार पर होती थी। अब क्या किया? पहले सरकार का सीधा आक्षेप था। अब जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऐसे न्यायाधीश थे कुछ जिनकी नियुक्ति कैसे होने लगी? स्वतंत्र रूप से होने लगी। ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ भी निर्णय आने लगे। पहले सरकार का आक्षेप था, ऐसी स्थिति में न्यायाधीश भी निर्णय किसके पक्ष में देते थे? सरकार के पक्ष में देते थे। लेकिन अब सरकार का कोई आक्षेप नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों ने स्वतंत्र होकर के काम किया। जब न्यायाधीशों ने स्वतंत्र होकर काम किया तो सरकार के खिलाफ निर्णय आने लगे। तो 2013 के अंदर 120वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। 120 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ध्यान रखना संविधान संशोधन नहीं है, ये संविधान संशोधन विधेयक था। अभी तक 126 लाए जा चुके हैं, ये भी साथ में याद रखना। 126 संविधान संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं और 104 उसमें से संशोधन हो चुके हैं, बाकी वाले पेंडिंग पड़े, वो पारित नहीं हुए, या तो रद्द हो गए हैं या रद्द नहीं हुए तो पारित नहीं हुए। 126 में से 104 संशोधन हो चुके हैं, बाकी वाले नहीं हुए। तो 120वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, 120वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये कब लाया जाता है? 2013 के। किस लिए लाया जाता है? जो कॉलेजियम पद्धति के तहत नियुक्ति होती थी उसको बदलने हेतु ये लाया जाता है। 120वां संविधान संशोधन विधेयक। एक 120वां संविधान संशोधन विधेयक 2013
2013 में आपको पता है कौन थे प्रधानमंत्री भारत के? मनमोहन सिंह थे। 2014 में सत्ता चेंज हुई, लेकिन 2013 के अंत के समय में आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर में चुनाव भी शुरू हो गए थे, और इसी से एक महीने पहले नवंबर के समय ये लाया जाता है। और इस कॉलेजियम पद्धति को बदलाव करने हेतु ये विधेयक लाया जाता है, 120वां संविधान संशोधन विधेयक। अब ये विधेयक क्या हुआ कि लोकसभा से यह विधेयक पारित हो गया। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो गया, लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा से ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा से ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा से ये पारित नहीं हुआ। अब विधेयक कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। अब संविधान संशोधन विधेयक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तभी संविधान में बदलाव हो सकता है कि दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं होगा, ऐसी स्थिति में जो बदलाव अपन करना चाहते हैं वो बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये जो 120वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल था, इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा से ये पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें यूपीए सरकार का गठबंधन नहीं था, ऐसी जो बहुमत है वो नहीं था। ऐसी स्थिति में राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। लोकसभा में यूपीए सरकार का बहुमत था, और इससे जुड़ी हुई जो दल थे उनका बहुमत होने की वजह से ये पारित हो गए, लेकिन यहाँ से पारित नहीं हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो इस विधेयक का उद्देश्य था, इस विधेयक को लाने का उद्देश्य कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाना। उद्देश्य था न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना। इसका उद्देश्य था कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के आधार पर नहीं होकर के एक ऐसा आयोग बनाया जाए, उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करे? नियुक्ति करे। लेकिन ये क्या हुआ? पारित नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। अब क्या हुआ? 2014 के अंदर 2013 के अंत के समय चुनाव होते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं। मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस की जगह अब क्या हो जाती है? सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, और गठबंधन जो सरकार, जो एनडीए गठबंधन है, उनकी सरकार बन जाती है। और एनडीए गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? नरेंद्र मोदी। अब कांग्रेस वापस आती तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इसको वापस लाया जाता बिल को, लेकिन कांग्रेस सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और नरेंद्र मोदी की सरकार भी इसको बदलने हेतु काम करती है। ये बदलने हेतु क्या करती है? 121वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती है। नरेंद्र मोदी आपको पता है मई प्रधानमंत्री बने, और लगभग अगस्त के अंदर ये लाया जाता है। अगस्त में ये विधेयक आ जाता है। कहां पर? सदन के, लोकसभा से भी पारित हो जाता है, और राज्यसभा से भी पारित हो जाता है। दोनों से पारित हो जाता है, और दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति 2015 में इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या हुआ? अब कॉलेजियम पद्धति को रोक लिया गया, और कॉलेजियम पद्धति को रोक करके सरकार ने एक कमेटी बनाई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम में आयोग है उसका गठन किया गया, और उसमें कहा गया कि इसमें 6 सदस्य होंगे।
एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, 2 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, एक देश का जो कानून मंत्री होगा वो होगा, इसके अलावा 2 विधिवेत्ता यानी जो कानून के जानकार हैं वो होंगे। इस तरीके से ये 6 सदस्य अब जिसका नाम देंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात हो गई कि सरकार ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, किसमें, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, क्योंकि कानून मंत्री सीधी बात है मंत्री परिषद का ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 अन्य जो सदस्य हैं वो भी, उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की कमेटी द्वारा किया जाएगा। और प्रधानमंत्री की जो कमेटी है, प्रधानमंत्री क्या होता है, सत्ता में होता है। ऐसी स्थिति में 2 वो और एक कानून मंत्री, कितने हो गए, 3, और 3 क्या हो गए, वो बराबरी वाला सिस्टम। अब मान लो कि 3 जने कहे कि इसका नियुक्ति होनी चाहिए और 3 जने कहे वो नहीं होनी चाहिए। 3 तो थे न्यायपालिका के सदस्य, एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश और 2 विधिवेत्ता, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की समिति द्वारा की जाती थी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री की समिति में विपक्ष के लोग भी होते थे, विपक्ष का जो नेता होता था वो भी उसमें शामिल था। तो 2 वो, एक विधि मंत्री या कानून मंत्री के द्वारा, और 3 ही हो गए 6। अब ऐसी स्थिति में यहां से अगर मामला गड़बड़ हो जाए तो उसके बाद में क्या रखा, आगे एक ऑप्शन रखा कि अपने जो गृह विभाग होता है, गृह विभाग जिस व्यक्ति का नाम दिया है, इन आयोग ने जिसका नाम दिया है, गृह विभाग उसको वापस भेज सकता है, किसके पास, न्यायिक नियुक्ति आयोग के पास, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के पास, जिसने नाम दिया था उसको वापस एक बार पुनः भेज सकता है। लेकिन अब की बार शर्त क्या है, जब उस व्यक्ति का एक बार दोबारा वो नाम देगा तो उसमें कम से कम कितने लोग समर्थन में होने चाहिए, कम से कम 6 में से 4 जने समर्थन में होने चाहिए, अन्यथा उसको नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से आंकड़ा निर्धारित कर दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सरकार ने पूर्ण रूप से इसमें क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया नियुक्ति से संबंधित, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रद्द भी कर दिया, खारिज कर दिया, और ये अभी भारत में नहीं चलता है। लेकिन इसको बदलने की परंपरा भारत की सरकारों ने जरूर की है, बदलने का काम है वो भारत की सरकारों ने जरूर किया है, लेकिन वर्तमान में ये सिस्टम है वो भारत के अंदर नहीं चलता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का 121वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वो कब लाया जाता है, 2014 में। 121वां संविधान संशोधन विधेयक, 121 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 121वां संविधान संशोधन विधेयक। दो 2014 के अंदर ये लाया जाता है। आप देखिए 2014 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत था किसका, एनडीए का, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। राज्यसभा में कांग्रेस वगैरह उनका गठबंधन था, लेकिन फिर भी अधिनियम पारित होता है। देखिए, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ जो कॉलेजियम पद्धति थी, इसमें सरकार की बात को नहीं सुना जा रहा, नियुक्ति होती थी वो न्यायपालिका के द्वारा ही हो रही थी, इसलिए सरकार के पेट में दर्द हो रहा था। क्यों दर्द हो रहा था, कि हमारी बात को नहीं सुना जाता और हमारे खिलाफ मामले आने लगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ निर्णय देने का शुरू कर दिया। सरकार किसी भी नागरिक के अंदर हस्तक्षेप करने का काम करती है, सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत उसके खिलाफ निर्णय दे देती। ऐसी स्थिति में कहा सरकार ने कि इसी चीज को बदल दिया जाए, और इसको बदलने के लिए ये दोनों अमेंडमेंट बिल लाए थे, जिसमें 120वां तो पारित नहीं हुआ, लेकिन 121वें में क्या होता है, देखिए, विपक्ष कभी विपक्ष में समर्थन नहीं लेता। ये भी आपने सुना होगा कि केंद्र के अंदर सरकार हो गई बीजेपी की, तो लोकसभा से तो पारित होना ही था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत कांग्रेस का था उस समय, लेकिन कांग्रेस ने भी इसे पारित किया। अब सोचिए आप, वो कहते हैं चोर चोर एक साथ होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों ने इसको पारित कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है भारतीय परंपरा में। अक्सर ये होता है जो सत्ता पक्ष जिसको समर्थन करती है, यानी राज्यसभा, लोकसभा से कोई पारित होता है और राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उसको अटका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पारित हो गया, तो इससे पहले कांग्रेस खुद ये लेकर आई थी, लेकिन लोकसभा भंग होने की वजह से ये पारित नहीं हो पाया था, नई लोकसभा का चुनाव हो गया, ऐसी स्थिति में ये पारित नहीं हो पाया राज्यसभा से। अब यहाँ 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 के अंदर लाया जाता है, और 2014 में ये क्या हो जाता है, ये
लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो जाता है। लोकसभा से भी पारित हो जाता है और राज्यसभा से भी पारित हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि अब जो नियुक्ति वाला सिस्टम है उसमें चेंज होना ही है, कॉलेजियम पद्धति को नहीं माना जाएगा। और इसी के आधार पर इस विधेयक पर हस्ताक्षर की बात करें तो हस्ताक्षर 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल आते हैं उसके ऊपर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। ये पढ़ा हमने पीछे, राष्ट्रपति किन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, तो उसमें एक आया था संविधान संशोधन विधेयक। इस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को इसके लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति बाध्य नहीं था। लेकिन ये विधेयक कौन सा है, संविधान संशोधन विधेयक, दोनों सदनों से पारित भी हो गया, संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। राष्ट्रपति का काम है संविधान की रक्षा करना, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को बाध्य होकर इसके ऊपर क्या करने पड़ रहे हैं, हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं। अनुच्छेद 50 का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका इनको पृथक रखने का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस विधेयक के तहत कार्यपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, संविधान का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। और राष्ट्रपति का काम ही होता है संविधान की रक्षा करने का काम, लेकिन राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इससे पहले 24वां संविधान संशोधन विधेयक 1971 में लाया गया था। उसमें इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। तो ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इसके ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान में 99वां संविधान संशोधन हो जाता है। और इस 99वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया और उसके 6 सदस्य निर्धारित किए।